हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग धातुओं की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि धातु की जो प्राप्ति होती है और धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। और उन 3 भागों को हम लोग आज करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग उन धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांटा था। एक कम अधिक अभिक्रियाशील धातु है, दूसरा कम मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और तीसरा कम अभिक्रियाशील धातु है। तो अभी हम लोग इन तीनों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे दोस्तों, और तीनों को किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, उन क्रियाओं को समझेंगे, उन विधियों को समझेंगे। तो चलो भाइयों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण, है ना, क्योंकि निष्कर्षण ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं दोस्तों, कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो कम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे हम लोग करते हैं, है ना। तो कम अभिक्रियाशील धातु जो होती है दोस्तों, वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये ऑक्साइड के रूप में आयस के रूप में पाया जाता है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड के रूप में चेंज करते हैं और पुनः उसको गर्म करने के बाद हम लोगों को वहां से धातु प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्या वो धातुएं शुद्ध धातु प्राप्त होती है? तो नहीं दोस्तों, वो धातुएं शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होती है। इन धातुओं को शुद्ध करने के लिए हम लोग परिष्करण विधि का उपयोग करते हैं, है ना। तो अभी परिष्करण विधि को भी समझेंगे। पहले निष्कर्षण यानी हम लोग धातु को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में पहले हम लोगों को सोचना है। जब निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको शुद्ध कर ही सकते हैं। पहले निकाल तो लेते हैं। तो चलिए यहां पे करते हैं, लिखेंगे ये धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है। क्रियाशील होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं की ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु प्राप्त हो जाती है। बोल कैसे हो जाती है सर, बताइए। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं कुछ धातुओं का निष्कर्षण को कि किस तरह से वो धातु हमें प्राप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे Hg यानी मरकरी या पारा बोलो का निष्कर्षण। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो पारा जो होता है ये भूपर पट्टी में कैसा पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। तो लिखते हैं Hg भूपर पट्टी में HgS, मतलब इसको हम लोग सीनाबार कहते हैं या सिनेबार के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है दोस्तों? सीनाबार के रूप में पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब सीनाबार से हम लोग मरकरी को कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं दोस्तों, इस सीनाबार को सबसे पहले वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे। ताप दे दिए, चलिए ताप दे देंगे तो ये HgO ऑक्साइड में चेंज हो गया। और यही चीज तो हम लिखे हैं कि इन धातुओं की ऑक्साइड को केवल गर्म करके हम लोग धातु प्राप्त कर सकते हैं। और यहां से आपका निकल गया SO2। आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, अगर यहां 2 लगा दूं और यहां 3 लगा दूं, यहां 2 और यहां पे 2, तो मिला देखिए 2 3 जो 6 गो हो गया। अब हम लोगों को ये ऑक्साइड जो है इसको क्या करेंगे, इसको केवल गर्म कर देंगे तो हमको मरकरी मिल जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, 2HgO को केवल हम लोग ताप देंगे यानी गर्म करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा और साथ में आपका O2 निकल जाएगा। लेकिन क्या दोस्तों ये मरकरी शुद्ध है? तो ये मरकरी जो है दोस्तों ये शुद्ध नहीं है। इसको शुद्ध करने के लिए हम लोगों को तीसरा चरण में जाना पड़ता है। क्योंकि हमने आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि धातु की प्राप्ति 3 चरणों में होती है। पहला समृद्धिकरण, दूसरा परिष्करण और दूसरा निष्कर्षण और तीसरा परिष्करण। तो अभी हम लोग निष्कर्षण में चल रहे हैं दोस्तों, समृद्धिकरण पढ़ लिए है ना, और इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग उसको कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका लिंक, जो पहले वाला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां देख लीजिएगा। तो ये धातुएं जो है दोस्तों, क्या शुद्ध धातु प्राप्त होगा? तो ये अभी शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध कब होगा, जब हम लोग धातुओं को प्योरीफाइड करेंगे, परिष्करण करेंगे, है ना, उस टाइम। तो ये धातु जो है आपका अशुद्ध है। क्या है भाइयों, अशुद्ध है। उसी तरह से अब देख लेते हैं और एक आगो एग्जाम्पल लेकर के, जैसे आप कॉपर को देख लीजिए, कॉपर का निष्कर्षण देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्षण, तो कॉपर का निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं? तो सबसे पहली बात है क्या है ना दोस्तों, कि हम लोग कॉपर जो देखते हैं, आज हम लोग तांबा जो देखते हैं, वो भूपर पट्टी में किस रूप में पाया जाता है? तो भूपर पट्टी में ये लिखेंगे Cu यानी कॉपर, भूपर पट्टी में Cu2S जिसको कॉपर ग्लांस कहते हैं, ये कॉपर का अयस्क है। क्या है, कॉपर का ये अयस्क है और ये मरकरी का अयस्क है। ठीक है, Cu2S के इसको कॉपर ग्लांस कहते हैं, कॉपर ग्लांस। तो कॉपर ग्लांस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो इसको प्राप्त कैसे करेंगे? तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ये बहुत आसानी से प्राप्त होता है। कम अभिक्रियाशील धातुएं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, कि Cu2S को हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या कर देंगे, ताप दे देंगे, अर्थात गर्म कर देंगे। तो यहां से हमको कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और SO2 निकल जाएगा। तो इसको यहां गुना कर देते हैं, इसको यहां पे गुना कर देते हैं और इसको यहां पे गुना कर देते हैं। तो आप देखिए यहां पे 3 से गुना कर दीजिए, 6 गो ऑक्सीजन क्लियर है। ठीक है, अब इस कॉपर ऑक्साइड को, है ना, अब कॉपर ऑक्साइड को पुनः क्या करना है, गर्म करना है। तो इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को दोस्तों पुनः कॉपर ग्लांस के साथ गर्म कर देंगे। किसके साथ, कॉपर ग्लांस के साथ गर्म यदि कर देंगे तो आपको यहां से कॉपर प्राप्त हो जाएगा और साथ में आपका SO2 निकल जाएगा। 6 गो कॉपर हो जाएगा, 2 2 4 और यहां 2 से कर दिए क्योंकि ऑक्सीजन भी हमको 2 गो चाहिए, तो 6 गो कॉपर हो गया। ये कॉपर जो मिला, क्या ये शुद्ध है? तो आंसर नहीं, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारे अशुद्धियां मिला हुआ है
है ना भाइयों। इसमें अभी भी बहुत सारे अशुद्धियां मिला हुआ है और इस तरह से हम लोग कम अभिक्रियाशील धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या इसको और शुद्ध करना है? हाँ, इसको और शुद्ध करना है। तो दोस्तों अब जैसे हम लोग तीसरे मध्यम अभिक्रियाशील धातु को पढ़ेंगे तो उसके लिए जगह नहीं है, इतना में नहीं होगा, तो आप लोग 1 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए ना दोस्तों। अब हम लोग करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण चलिए एकदम आराम से करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होता है भूपर पट्टी में किस रूप में पाया जाता है, उसके बाद इसको हम लोग किस रूप में किस आधार से इससे धातु प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे ये धातुएं कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। कहां? भूपर पट्टी में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, इस कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को इन कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को पहले क्या करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। सर क्यों परिवर्तित करते हैं, है ना, क्यों परिवर्तित करते हैं सर? तो इसको ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित करते हैं दोस्तों? क्योंकि ऑक्साइड को उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? कार्बन के साथ अपचयन कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का अपचयन जल्दी से होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको इस कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क को पहले ऑक्साइड में हम लोग परिवर्तित करते हैं और उससे आसानी से हम लोग धातु प्राप्त कर लेते हैं। लिखते हैं क्योंकि धातुओं या धातु को ऑक्साइड से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है भैया। तो हम लोग ऑक्साइड में पहले इसको चेंज करेंगे। लेकिन क्या सल्फाइड अयस्क को किस विधि के द्वारा हम लोग ऑक्साइड में चेंज करते हैं? फिर कार्बोनेट अयस्क को हम लोग किस माध्यम से उसको क्या करते हैं? ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो ये इसको भी हम लोग आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ना दोस्तों, सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्क का धातु में निष्कर्षण का, रहने दो ना, का निष्कर्षण तो मतलब निष्कर्षण कर रहे हैं, यानी सल्फाइड अयस्क को अभी हम लोग ऑक्साइड में पहले परिवर्तित करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, जिस विधि को हम लोग भर्जन कहते हैं।
क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। मतलब आप भर्जन की सहायता से, भर्जन विधि की सहायता से आप क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या सर भर्जन विधि के द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भर्जन में हम लोग केवल सल्फाइड अयस्क को ही ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब हम लोग भर्जन विधि को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे? इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह मतलब सल्फाइड अयस्क, यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं? भर्जन विधि के द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्क को क्या कर रहे हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है अर्थात एक विधि है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। याद रखना, ये 12th स्टैंडर्ड में भी पूछा जाता है और मैट्रिक में तो पूछो ही मत, यहां से कंफर्म है क्वेश्चन पूछना ही है। इसलिए थोड़ा इसको और अच्छा से आइए समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के जरिए से। तो क्या कर रहे हैं दोस्तों? सल्फाइड अयस्क को जैसे हम ले लेते हैं, यहां पे सल्फाइड अयस्क, कौन सल्फाइड? धातु सल्फाइड है ना। तो हमने क्या किया? ZnS, ये एक धातु सल्फाइड है। धातु सल्फाइड को क्या करेंगे दोस्तों? वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं, ताप देते हैं। तो ये क्या कर देगा? आपको ZnO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, यहां 2 से गुना कर दिए, यहां 2 से गुना कर दिए, यहां 2 से गुना कर दिए। अब देखो ऑक्साइड में ये क्या हो गया है? बदल चुका है। अब ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से हम लोग कैसे धातु निकालेंगे? तो दोस्तों इसको पहला वीडियो में भी हमने बता चुका है, इससे पहले वाला वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार बता रहे हैं कि जब हम लोग इसको कार्बन के साथ अपचयन करेंगे तो यहां से हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या वो धातु जो प्राप्त होगा वो शुद्ध होगा? दोस्तों वो शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ अशुद्धियां होगी। तो उसको अब कैसे हम लोग करेंगे? तो उसको क्या करेंगे दोस्तों? उसका प्योरीफाइड करेंगे, अर्थात परिष्करण करेंगे। उसके बाद हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त होता है। यानी इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं, और हम लोग उसको बर्बाद करने में मिनट भी नहीं लगाते, है कि नहीं? तो अब देखिए, ठीक है सर, आपने बताया कि सल्फाइड अयस्क से हम लोग धातु ऑक्साइड तो बना लिए, लेकिन सर कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित करेंगे सर? तो दोस्तों आइए उसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, यानी यहां से हम लोग धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो कार्बोनेट अयस्क से हम लोग धात्विक ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे? धात्विक ऑक्साइड में, तो दोस्तों इसको बदलने के लिए यहां भी हम लोग एक विधि का उपयोग करते हैं, और उस विधि को हम लोग निस्तापन विधि कहते हैं। और निस्तापन विधि से तब क्या सर? निस्तापन विधि से हम लोग
सल्फाइड अयस्क को चेंज कर सकते हैं ऑक्साइड में? नहीं दोस्तों, केवल हम लोग निस्तापन विधि से कार्बोनेट अयस्क को सल्फाइड अयस्क में बदल सकते हैं। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। निस्तापन, निस्तापन, तो निस्तापन हम लोग थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। लिखेंगे कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर कार्बोनेट अयस्क, यानी कार्बोनेट अयस्क ही लिख देते हैं, कार्बोनेट अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तथा इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, इस निस्तापन से हम लोग कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए या फिर वायु की सीमित मात्रा होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भैया एक एग्जाम्पल से। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ जिंक कार्बोनेट ले लिया। अब जिंक कार्बोनेट को अगर हम लोग उष्मा दे देंगे, ताप दे देंगे दोस्तों, तो ये यहां से हमको जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड नीचे तल में बैठ जाएगा। तो यहां से भी हम लोगों ने ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया। अब इन ऑक्साइडों का क्या करने वाले हैं दोस्तों, अपचयन करा देंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहां से हमको धातु प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने इन दोनों से क्या सीखा, लिख लेते। अतः भर्जन तथा निस्तापन से हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब क्या करना है हम लोगों को, अब करना है कि धातु ऑक्साइड जो है इसका अब अपचयन करा के हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका अपचयन करा के हम लोग अब धातु प्राप्त करने वाले हैं। तो यहां लिखते हैं धातुओं का अपचयन। तो धातुओं का अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन में क्या होता है दोस्तों, धातु ऑक्साइड से, यानी डायरेक्ट आप समझो, अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटा देना। अपचयन का अर्थ क्या होता है, अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को हटा देना। तो धातु अपचयन के लिए हम लोग कुछ अपचायक देख लेते हैं, क्योंकि उन्हीं अपचायक से हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं। कुछ अपचायक, इसका कुछ अपचायक जैसे आप देखेंगे, यहां से करते हैं। अपचायक में नंबर 1 जो है, जैसे कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन या कोक बोल लो। दूसरा अगर देखूं तो आप हाइड्रोजन भी कह सकते, एक अपचायक है। क्या हाइड्रोजन भी क्या है, हाइड्रोजन भी आपका एक अपचायक है।
उसके बाद तीसरा जो है दोस्तों CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन मोनो ऑक्साइड, यहां ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों क्या है, अपचायक है। जैसे ही इसको हम लोग धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, ये अपचायक क्या करेगा, ऑक्सीजन को वहां से हटा करके अपने पास ले आएगा। देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे मैम जिंक ऑक्साइड ले लिए, कार्बन के साथ इसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, तो ये कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और हमको यहाँ जिंक प्राप्त हो जाएगा। और ये जिंक अभी शुद्ध नहीं है दोस्तों, ये जिंक अभी अशुद्ध है, यानी धातु तो यहाँ से प्राप्त हो गया है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इसको प्यूरिफाइड करेंगे, यानी शुद्ध करेंगे और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोगों ने मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अधिक अभिक्रियाशील धातुओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब हम लोग करते हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। ये तीसरा जो था, अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण है ना, मतलब यहां से हम लोग धातु को निष्कर्षित कर लेंगे और परिष्करण विधि से हम लोग प्योर धातु को प्राप्त कर लेंगे। तो आप लोग बिंदास बने रहिए। अब हम लोग इस चैप्टर के बाद दोस्तों हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, तो ऐसे ही साथ में बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अभी चलिए देखते हैं ये अधिक अभिक्रियाशील धातु से हम लोग धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, ये धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, इन धातुओं को कार्बन के साथ अपचयन करके, है ना, लिखेंगे इन धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, धातु ऑक्साइड जो होता है ना, धातु के साथ ज्यादा लगाव रखता है, जिसके कारण ये कार्बन जो होता है उसके ऑक्साइड को वहां से हटा नहीं पाता है। तो दूसरा बात क्या है कि धातु ऑक्साइड को पहले अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर लवण प्राप्त करना पड़ता है, लवण प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके बाद क्या करेंगे कि आप धातु ऑक्साइड को क्या करेंगे, लवण में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लवण में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग किस विधि से हम लोग धातु प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों
यहां लिख लेते हैं। अब लिखेंगे धातु लवणों को विद्युत अपघटन द्वारा धातु लवणों को विद्युत अपघटन द्वारा धातु लवणों से विद्युत अपघटन द्वारा धातु प्राप्त कर सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप क्या करिए, आप एक कंटेनर ले लीजिए। चलिए यहां ले लेते हैं एक कंटेनर। कहां ले लूं, यहां ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। एक कंटेनर ले लिए दोस्तों। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। किसको, इलेक्ट्रोड समझते हो, प्लस वाला और माइनस वाला। जैसे आप बैटरी देख रहे होंगे तो बैटरी में क्या होता है, दो गो इतना बड़ा बड़ा खुटी होता है, खुटी जैसा, है ना। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है, दोनों में चिमटी लगाते हैं ना। तो वो जो चिमटी लगाते हैं ना, बैटरी तो देखे होंगे दोस्तों, और नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसमें जो चिमटी लगाते हैं, चिमटा ठोक, है ना, उसके बाद बल्ब वगैरह जलना शुरू हो जाता है। तो वो ही आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है। और हमने क्या किया है, यहां पे दोस्तों हम लोगों ने धातु लवण को डाला हुआ है। तो किसका ले लेते हैं हम, यहां पे एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे आप किसका ले लीजिएगा, जैसे कर लीजिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हम क्या किए हैं, ऑक्साइड को पहले क्लोराइड में चेंज कर लिए। सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण। चलो हम लोग यहां सोडियम का निष्कर्षण करने वाले। तो ये कैसे होता है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, चलो बैटरी को क्या किए हमने, इसको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, ये रहा। ठीक है, बैटरी से तार को जोड़ दिए, चलिए इलेक्ट्रोड से जोड़ दिए। बड़ा वाला जो होता है प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है ना। तो छोटा वाला जिस और आपको दिखेगा उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो वहां भी माइनस दे दिए। और जिधर प्लस वाला दिखेगा ये आपका एनोड होता है। क्या होता है दोस्तों, एनोड। प्लस वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और ये किसका हमने लवण लिया हुआ है, किसका विलयन लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिए हैं सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघट या विलयन, जो बोलो। सर आप विद्युत अपघट क्यों बोले, क्योंकि इसमें करंट पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, जैसे ही बैटरी से करंट को प्रवाहित किया, करंट प्रवाहित जैसे किया, ये सोडियम क्लोराइड आपका Na+ और Cl- में टूट गया। तो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, जा करके सोडियम प्लस जो है ये जा करके कैथोड पर चिपक जाएगा। और ये क्लोरीन आपका क्या होगा, एनोड पर चिपक जाएगा। और चिपक जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां से धातु प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से लिख लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाता है और वहां से हम लोग धातु को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही आप देखेंगे तो एनोड पर अधातु मतलब क्लोरीन, और धातु निक्षेपित हो जाते हैं या हो जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं,
अधातु को भी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। और इस तरह से यहां से हमने सोडियम का निष्कर्षण तो कर लिया, लेकिन क्या सर ये सोडियम हम लोगों का शुद्ध सोडियम निकला क्या? नहीं दोस्तों, अभी भी ये शुद्ध नहीं हुआ है। अब हम लोग इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो इसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले अब हम लोगों को धातुओं का परिष्करण कराना होगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं और धातुओं के परिष्करण के लिए एक अगला वीडियो बनाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।